एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर करते हैं डेली लुसेंट ज्योग्राफी। आज के जो लुसेंट ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है भारत में सिंचाई। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम कवर कर दिए थे, वो है भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र और भारत ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ये सब हम कवर कर दिए थे। आज हम कवर करने जा रहे हैं भारत में सिंचाई। इसके अलावा हमने ये भी कवर किए थे कि प्रमुख फसलों का जन्म स्थान कहाँ है, मतलब सबसे पहले उस फसल का जो वो फसल हुआ था कहाँ पे हुआ था। तो आज चलिए कवर करते हैं भारत में सिंचाई। तो कह रहा है कि भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है: बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो, यानी कि जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा हेक्टेयर 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो तो उसको बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। आगे है मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। आगे है लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि हो। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन तथा 63% छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन है। आगे है विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में 21% एवं भारत में 20.2% है। यानी कि पूछा जाएगा पेपर में क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ पे है, तो चीन में है, कितना है 21%। उसके बाद कहाँ है, भारत में 20.2%। ये हो गया। नेक्स्ट है आगे देखिए दिया हुआ है भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र मतलब कि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है 1360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। देश में सर्वाधिक नलकूप और पंपसेट तमिलनाडु 18% में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र 15.6% का दूसरा स्थान है। केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तालाब है। आगे है तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। तालाब द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है, तमिलनाडु राज्य में की जाती है। नेक्स्ट है दमनगंगा सिंचाई परियोजना दमनगंगा नदी पर कार्यरत है। यहाँ पे देखिए दमनगंगा सिंचाई परियोजना किस पे कार्यरत है, दमनगंगा नदी पे। इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के वलसाड जिले में स्थापित है। यह गुजरात एवं दादर एवं नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है। कौन, दमनगंगा सिंचाई परियोजना। देखिए ये पूछा है पेपर में, दमनगंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहते हुए अरब सागर में दमनगंगा नदी गिर जाती है। नेक्स्ट है गिरना सिंचाई परियोजना नासिक के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित की गई है। गिरना सिंचाई परियोजना जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर क्या की गई है, स्थापित की गई है। नेक्स्ट है पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। कहाँ पे है पंबा सिंचाई परियोजना, केरल के पंबा नदी पर स्थित है। आगे है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा भिलंगना नदी पर स्थापित है। वहाँ से सिंचाई, जलापूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है, सतलज नदी से। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। कौन गंडक नदी से जल प्राप्त करती है, सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पेपर में पूछता है ये कि
कि राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन किस के द्वारा किया जाता है, तो ये कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है, यानी कि एग्रीकल्चर में जल का जो उपयोग होता है सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम, ये न्यू है, इसलिए इसे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये 2019 में ही बना है। तो देखिए तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले के मेडीगड्ढा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को किया। इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या है देखते हैं। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट में 139 MW अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया है। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। आगे है विश्व में सबसे बड़े टनल रूट 203 मीटर, विश्व में सबसे बड़े टनल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया है। कालेश्वरम विश्व की अकेली एकमात्र ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 TMC पानी लिफ्ट कर सकती है। नेक्स्ट है इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि एवं हजारों गांव के पानी की जरूरत पूरी होगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए क्या होगा, 45 लाख एकड़ भूमि एवं हजारों गांवों की पानी की जरूरत पूरी होगी। नेक्स्ट है पहली बार ऐसा हुआ है जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया है, जो 6 से 18 मीटर ऊंचाई तक है। पेडीगड्ढा एरिया में 92 मीटर की ऊंचाई तथा कोंडा पश्चिमा सागर में सबसे अधिक 618 मीटर की ऊंचाई है। नेक्स्ट है इस परियोजना से सबसे ज़्यादा श्री राम सागर में 200 TMC पानी का उपभोग होगा, जबकि सबसे कम अनंतगिरी में 3 TMC पानी उपयोग में लाया जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री, संबंधित केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के उपराज्यपाल, राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है। आगे है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। तो हम देखते हैं वनस्पति के बारे में क्या कह रहा है भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे के समूह को वनस्पति कहते हैं। वनस्पति किसको कहते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे के समूह को क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। पौधों का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। यानी कि ये पौधों का वो समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता, इनकी मानव उसे नहीं लगाते हैं और मानवीय सहायता के जंगली रूप से वो सामूहिक रूप से उगते हैं, उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। आगे है वह वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप पैदा होती है तथा जिस पर लंबे समय तक किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, अक्षत वनस्पति कहलाते हैं। यानी कि जो ऐसा वनस्पति जो अपने आप तो उगते भी हैं और उस पर किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, तो वो वनस्पति कौन सा वनस्पति कहलाते हैं, अक्षत वनस्पति कहलाते हैं। नेक्स्ट है भारत की प्राकृतिक वनस्पति को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। भारत के प्राकृतिक वनस्पति को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। क्या क्या, तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन के बारे में दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा एवं औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्रों में ये वन मिलते हैं। यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा एवं औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले क्षेत्रों में ये वन मिलते हैं। कौन सा, तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन वहाँ पे मिलते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट, शिलोंग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इन सब जगहों पे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन मिलते हैं।
नेक्स्ट है उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को सोलास वन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, उत्तरी सह्याद्री प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को किस वन के नाम से जाना जाता है? सोलास वन के नाम से जाना जाता है। इस वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, बेत, सिनकोना, रबर आदि। ये वन मसालों के बागानों के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा वन? तो ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन मसालों के बागानों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यहाँ देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं। ये कौन सा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में कितना बारिश होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। नेक्स्ट है, ये वन उत्तरी पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और ओडिशा में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद यानी फुट हिल्स में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और ओडिशा में पाए जाते हैं। कौन सा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इस वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन। ये सब जो है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। आगे है, अंग्रेजों ने गढ़वाल एवं कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीर के पेड़ लगवाए। अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर कौन सा पेड़ लगवाए? चीर के पेड़ लगवाए, जिसका उपयोग रेल की पटरी बनाने के लिए हुआ। रेल की पटरी बनाने में सखुआ लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। रेल की पटरी बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता था? सखुआ लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। आगे है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पे देखिए क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है वहाँ यह वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। कौन सा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं। कौन कौन प्रमुख पेड़ हैं? तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खेर और अक्सलवुड आदि। ये सब कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। क्या है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के बारे में क्या कह रहा है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ पे पाया जाता है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाया जाता है। यह दक्षिणी पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल है। यह दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र में शामिल है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं। इन वनों में पौधे जो है लगभग पूरे वर्ष क्या रहते हैं? पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। और कैसे लगते हैं? झाड़ियों जैसे लगते हैं। इन वनों में बबूल, खेर, खजूर, खैर, नीम, खेजरी और पलाश आदि पेड़ पाए जाते हैं। इन पेड़ों के नीचे 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। और इन पेड़ों के नीचे क्या उगती है? 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। नेक्स्ट देखिए है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन के बारे में देखेंगे। पर्वतीय वन क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। हिमालय के गिरिपाद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हिमालय के फुट हिल्स में कौन पेड़ पाए जाते हैं? पर्णपाती। हिमालय से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे हिमालय है उसके 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन पाए जाते हैं। आगे है हिमालय के पश्चिमी भाग में देवदार, चिनार, बालन के पेड़ पाए जाते हैं। और हिमालय के पश्चिमी भाग में किसका पेड़ पाए जाते हैं? देवदार, चिनार और बालन के पेड़ पाए जाते हैं। चिनार एवं बालन की लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। कश्मीर में जो हस्तशिल्प बनाए जाते हैं उसमें चिनार एवं बालन की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हिमालय के 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर ब्लू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। आगे है 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्डी और भूटिया इन चारागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। क्या कह रहा है कि 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुर्जर, बकरवाल, गड्ढा, भूटिया इन चारागाहों को पशुचारण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई। यहाँ पे देखिए 3000 से 4000 की मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रोन आदि वृक्ष मिलते हैं। नेक्स्ट है शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय। यहाँ देखिए शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिण ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस, लॉयकेन आदि पाए जाते हैं। जहाँ पे अधिक ऊंचाई है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति में क्या आते हैं? मॉस और लाइकेन। आगे है दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी। दक्षिणी पर्वतीय वन जो है प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। आगे ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती है और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर ही है। ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती है और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 1500 मीटर है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इसलिए यहाँ सिंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट है नीलगिरी और अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं उसको सोलास कहते हैं। पूछा जाएगा पेपर पे कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पे जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सोलास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इन वनों में मंगनोलिया, लैरेल, सिनकोना और बैटल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन वृक्ष पाए जाते हैं इन वनों में? मंगनोलिया, लैरेल, सिनकोना और बैटल। मैंग्रोव वन के बारे में देखेंगे। भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। भारत में मैंग्रोव वन कितना में फैला है? 6740 किलोमीटर, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम भाग के सुंदरबन डेल्टा से अधिक विकसित है। आगे इसके अतिरिक्त ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इसके अतिरिक्त ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में वन आवरण। क्या है भारत में वन आवरण के बारे में? भारत में वन आवरण इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% है। उनमें से 12.29% पर सघन वन और 8.75% पर विवृत वन पाए जाते हैं। कह रहा है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% और उनमें से 12.29% पर सघन वन और 8.75% पर विवृत यानी कम वन पाए जाते हैं। आगे है यहाँ पे देखिए
राजस्व विभाग के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। यानी पूछा जाएगा पेपर में कि राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने भाग पर वन है, 23.28% भाग पर। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0 है, वहीं अंडमान निकोबार में 86.93% क्षेत्र वन है। लक्षद्वीप में वन बहुत कम है, यानी कि 0 ही है, और अंडमान और निकोबार में कितना वन है, 86.93%। नेक्स्ट है 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हैं। यानी कि 10% से कम वन जहां पाया जाता है वो राज्य कहाँ स्थित हैं, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में। ये राज्य है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। नेक्स्ट है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। आगे है प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नगर हवेली, तमिलनाडु, गोवा को छोड़कर से सभी राज्यों में 20 से 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। आगे है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए, 33% भाग पे वन होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कि भारत में जनजातीय जिले, यहाँ देखिए भारत में जनजातीय जिले 593 से 188 जिले जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनजातीय जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 33.63% है, परंतु देश का 59.61% वन इन्हीं जिलों में मिलते हैं। कह रहा है कि भारत का जो जनजातीय क्षेत्र है वो मात्र कितना क्षेत्र में जनजाति रहते हैं, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 33.63% जनजाति रहते हैं इतना क्षेत्र में, लेकिन देश के टोटल वन का 59.61% जो है 61% वन किस क्षेत्र में मिलता है, जनजातीय इलाके में ही मिलता है। आगे दिया है वन संरक्षण के बारे में हम देखेंगे। कह रहा कि भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 लागू की। तो पूछेगा कि वन संरक्षण नीति कब लागू की गई, तो 1952 में, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। और इसको संशोधित कब किया गया, 1988 में। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी। और इस नई वन नीति के अनुसार सरकार किस पे बल देगी, सतत पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण और विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। एक तरफ तो वन संसाधनों के संरक्षण का विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। जो 1952 में वन नीति लाया गया था और 1988 में संशोधित किया गया था, उस वन नीति का बहुत सारा उद्देश्य क्या क्या है। इस उद्देश्य को स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है और मेंस के आंसर राइटिंग में के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला जो था उद्देश्य, देश में 33% भाग पर वन लगाया जाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय औसत से 6% अधिक है। उसके बाद पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। उसके बाद है देश के प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण। आगे है मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ और सूखा नियंत्रण। नेक्स्ट है निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार। आगे है वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुएं को प्रयोग में लाना। पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना जिसमें महिलाएं भी शामिल हो। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना जिसमें कौन शामिल हो, महिलाएं भी शामिल हो। आगे है भारत के खनिज संसाधन। क्या है आगे, भारत के खनिज संसाधन। तो इसको हम भारत के खनिज संसाधन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं, वन डे एग्जाम में भी आते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।